Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Firstly, Happy Diwali to all of you. I hope you all celebrate Diwali festival and missing our classes. Then we'll start our classes. Today we discuss 30 important question of Home Science. आज की इस वीडियो में हम होम साइंस सब्जेक्ट के 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न होम साइंस सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही छात्र छात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा संचालित मंथली एग्जाम प्रश्न पत्र से लिए गए हैं, जो हाई स्कूल, इंटर व ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी छात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में सॉल्यूशन भी दिया गया है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मानव संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रिसोर्स? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें सही होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ज्ञान भी मानव के अंदर निहित संसाधन है, अर्थात ज्ञान भी मनुष्य के अंदर पाया जाता है, कौशल भी मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है और ऊर्जा भी हम मनुष्य के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही होगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी के लिए समान होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज कॉमन फॉर ऑल? ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी रुचि। देखिए, धन सभी के पास समान नहीं होता है, समय सबके पास समान होगा, तो इसलिए क्योंकि समय चाहे 24 घंटा है, एक सप्ताह है, एक महीना है या एक वर्ष है, सभी के लिए समान होता है। और ऑप्शन सी है ऊर्जा, तो ये भी सही नहीं हो, क्योंकि एनर्जी बीमार व्यक्ति में कम रहता है और अगर स्वस्थ है तो उसके में अच्छी एनर्जी होती है, या अगर आदमी उदास है तो उसके में एनर्जी कम होता है, और अगर वो उत्साहित है तो एनर्जी का लेवल अधिक होता है। साथ ही रुचि, जो कि सबके में समान नहीं होता है, किसी को पढ़ने में रुचि अधिक होती है, किसी को खेलने में अधिक रुचि होती है, किसी को क्राफ्टिंग में अधिक रुचि होती है, किसी को बातें करने में अधिक रुचि होती है, अर्थात उसका वोकल लेवल अच्छा होता है। तो इस प्रकार से रुचि भी सबके अंदर समान नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा कि समय एक ऐसा संसाधन है जो सभी के लिए समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कला का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर्ट? कला के तत्व मुख्य रूप से 7 होते हैं, रेखा, आकृति, रंग, ये तीनों ही। ऑप्शन ए है आपका रेखा, ऑप्शन बी है आकृति, ऑप्शन सी है रंग, ये तीनों ही कला के तत्व हैं, तो ये तीनों सही नहीं होंगे। ऑप्शन डी दिया है सुरक्षा, ये कला का तत्व नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतल रंग है, यानी कि कौन सा ठंडा कलर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कूल कलर? तो ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है आसमानी, ऑप्शन सी है हरा। तो ये तीनों ही कलर ठंडे रंग में ही आते हैं, यानी कि शीतल रंग में ही आते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सही। देखिए, रंग 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। तो जो ठंडा रंग होता है वो नीले के पास वाला रंग होता है, ठीक है, यानी कि नीला, बैगनी या फिर नीला, हरा, या क्या कहते हैं आसमानी, ये सब क्या है जिसमें ब्लू का शेड आ रहा हो वो सब ठंडे रंग हैं। लेकिन जिसमें रेड का शेड आ रहा हो, ऑरेंज का शेड आ रहा हो, तो वे सभी रंग गर्म रंग होते हैं, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, तो ये सब गर्म रंग है। तो इस प्रकार इसमें नीला, आसमानी और हरा तीनों ही ठंडे रंग है, तो इनमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो गृह सज्जा परंपरागत शैली द्वारा भी की जाती है, विदेशी शैली द्वारा भी की जाती है, मिश्रित शैली का भी उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, देखिए यहाँ प्रमुख शैली पूछा है, लेकिन अगर ऑप्शन ए में मतलब परंपरागत देसी शैली ना दे के केवल कोई अन्य शैली दे दिया रहता है कि अरेबिक शैली या कुछ ऐसा शैली दे दिया रहता,
तो वहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता। या ऑप्शन बी नहीं रहता, विदेशी सही शैली और केवल परंपरागत शैली रहता, तो भी हम इसे ए को सही मान लेते हैं। लेकिन जब यहाँ परंपरागत और देसी दोनों ही दिया है तो इन दोनों के ही मिलान से मिश्रित शैली का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन सही होगा और इनमें से सभी को हम सही मानेंगे। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये होगा 5वें का सही आंसर। अब आ जाएंगे छठे प्रश्न पे। पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है व्हाइट, यही इसका सही आंसर होगा। लाल, हरा और नीला, ये क्या है? पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक नहीं, क्योंकि लाल उग्रता का प्रतीक होता है, या हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, और नीला भी वैभव का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी और डी नहीं होगा, ऑप्शन ए व्हाइट उजला सही होगा। अब आ जाएंगे प्रश्न संख्या 7 पे। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं रहता है? तो आधार कार्ड पे जन्म तिथि भी रहता है, नेम भी रहता है और पता भी रहता है। तो ऑप्शन सी जो दिया है जाति यानी कि कास्ट, तो इसका उल्लेख कहीं भी आधार कार्ड पे नहीं रहता है, इसलिए ये सही होगा। अब आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8 पे। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो बैंक में बचत के जो ब्याज होता है वो देखिए डेली पर बनता है, लेकिन उसका भुगतान हम तिमाही पे ही कर सकते हैं, क्वार्टरली ही कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तिमाही, क्वार्टरली। अब आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9 पे। सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? ऑप्शन ए है ड्राइंग रूम, ऑप्शन बी बेडरूम, ऑप्शन सी रसोई घर, ऑप्शन डी बाथरूम। तो हम बेडरूम में भी शांति वाले चित्रों की सजावट करते हैं, या रसोई घर में हम ऐसे चित्रों का सजावट करते हैं जो किसी खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित कर रहा हो, और बाथरूम में हम प्रायः किसी चित्र को नहीं लगाते हैं। अगर कोई चित्र भी लगाते हैं तो ऐसा चित्र लगाते हैं जो कि हाइजीन से संबंधित हो, तो सजावटी चित्र इसमें नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन ए ड्राइंग रूम में हम सजावटी चित्रों को लगाते हैं, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? देखिए मौद्रिक आय क्या होता है? जिसमें हमें आय के रूप में मुद्रा यानी कि पैसा प्राप्त हो रहा है, तो वेतन में भी हमें मुद्रा प्राप्त होता है, तो ये मौद्रिक आय हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है परिवार में डॉक्टर। तो जब परिवार में कोई डॉक्टर रहता है, तो परिवार में डॉक्टर रहता है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हम उससे कोई सलाह ले सकते हैं, कोई दवा लिखवा सकते हैं, या किसी प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन लेना हो तो वो हम ले सकते हैं। लेकिन उससे हम परिवार में डॉक्टर है तो अब उसको हम बेचने थोड़े जाएंगे। वो अगर पैसा कमाएगा तो वो अपने व्यवसाय से वेतन प्राप्त कर सकता है, तो उससे हमें सलाह या कोई सुझाव मिल सकता है, या लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो मौद्रिक आय नहीं है। ठीक है, किराया भी हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, तो ये भी मौद्रिक आय है, और लाभ भी हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। मान लीजिए कि आज हमें पैसा ब्याज पर लगाए हैं और उसका जो लाभ मिलता है तो वो मुद्रा में ही तो बढ़ के आता है। तो इस प्रकार लाभ भी मौद्रिक आय है, लेकिन परिवार में डॉक्टर का होना ये वास्तविक आय में आता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। आचरण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए दिया है पक्षी, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी मानव से, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए हम मानवों से ही आचरण के बारे में अपेक्षा रखते हैं। ये तो कोई कहता नहीं कि पक्षी हो तो कायदे से रहो, लोग यही कहते हैं कि इंसान हो या मानव हो तो थोड़ा मानवता के साथ आचरण करो। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव से ह्यूमन बीइंग में मैनर्स देखा जाता है। अब आ जाते हैं 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन कार्य नैतिकता नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा में भी नैतिकता देखी जाती है, एथिक्स देखे जाते हैं, लेकिन जो सहयोग है इसमें कोई एथिक्स नहीं देखा जाता है, जिससे जितना हो पाए उतना उसको करना है। ठीक है, प्रतियोगिता में एथिक्स देखा जाता है कि किस एग्ज़ाम के लिए ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, या किस पद के लिए ये प्रतियोगी परीक्षा कराई जा रही है, तो उसके एथिक्स यानी कि उसके ही आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे, या उसकी ही योग्यता वाले प्रश्न रखे जाएंगे। या फिर अगर कोई गेम हो रहा है तो उसमें भी जो नियम बनाए जाते हैं एथिक्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि ये दोनों ही पक्षों के लिए समान हो। और अनुशासन है तो ये भी एक एथिक्स के अंतर्गत ही आता है कि हमें विद्यालय में अगर ये आना है तो अनुशासन में रहना है, कैसे अपने टीचर्स से बात करना है, या कैसे अपने साथ के छात्र छात्राओं से बात करना है, या किस यूनिफॉर्म में आना है। इन सारी एथिक्स का ध्यान रख के अनुशासन बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अनुशासन के अंतर्गत बहुत सारे एथिक्स आते हैं, जैसे यूनिफॉर्म में आना, एक मैनर में बात करना,
अपने से बड़े क्लास के बच्चों से कैसे बात करना है, अपने से छोटे क्लास के बच्चों से, ये सारे एथिक्स हैं अनुशासन के। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा और अनुशासन और उत्पादकता, यानी कि कोई भी सामान अगर हम बना रहे हैं यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसकी उत्पादकता में एथिक्स दिखाते हैं कि हम इस सामान को बनाते समय ये तत्व डाले हैं जो कि मानव शरीर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या अगर कोई ऐसा सामान डालते हैं जो उसमें, जैसे मान लीजिए कि चॉकलेट है या आइसक्रीम्स हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसमें एक निर्धारित मात्रा निर्धारित की गई है कि इससे अधिक नहीं डालना, इससे अधिक डालेंगे तो एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा और फिर हमारा सामान बैन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पादकता में भी हमारे कुछ एथिक्स होते हैं। ठीक, लेकिन सहयोग एक ऐसा कार्य है जिसमें कोई एथिक्स नहीं होता। आपसे जितना बन पड़े उतना सहयोग करिए, आप करेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें एथिक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सहयोग। अब आ जाएंगे हम 13वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन डिज़ाइन का सिद्धांत है? डिज़ाइन के सिद्धांत 5 होते हैं: अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, लय, बल या दबाव। ठीक है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन ए जो दिया है संतुलन ये भी होगा, ऑप्शन बी अनुपात भी होगा, ऑप्शन सी लय भी होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, इनमें से सभी। अब हम आ जाएंगे 14वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक छोटे से कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है? तो जो रंगों का हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ अगर हम शांत रंगों का उपयोग करते हैं तो हमारी छोटी चीज़ें भी थोड़ी बृहद दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शांत एवं हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक कमरा छोटा है उसमें हम बड़ा सा फर्नीचर ला कर रख दिए तो कमरा भर जाएगा, फिर और भी छोटा लगेगा ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है खुरदुरी बनावट का उपयोग। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे फर्श पर अच्छे टाइल्स लग जाते हैं तो वो कमरा खूब बड़ा दिखता है, लेकिन जब तक उस पर नॉर्मल ऐसे ईंट बिछे हैं तो जब तक खुरदुरा रहेगा तब तक वह क्या करेगा, छोटा दिखेगा। लेकिन जब जैसे ही उसके खुरदरापन को हम ख़त्म करते हैं, चाहे लिपाई पुताई करके या फिर हम उस पर टाइल्स लगवा के या फिर हम उस पर अच्छी फर्शिंग करा के, तो वो कमरा बड़ा दिखने लगता है। अगला है उज्ज्वल प्रकाश का उपयोग करके। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से कमरे को उज्ज्वल प्रकाश का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो अगर ज़्यादा लाइटिंग हो जाती है तो आँखें मतलब क्या होते हैं, प्रकाश तरंगें खींचने लगती हैं तो वो चीज़ें छोटी दिखने लगती हैं। तो इसलिए हमें उज्ज्वल प्रकाश का उपयोग करके भी कमरे को हम छोटे से बड़ा नहीं दिखा सकते हैं। तो कमरे को छोटे से बड़ा महसूस कराने के लिए हमें उनमें शांत रंगों का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा, शांत एवं हल्के रंग का उपयोग। अब हम आ जाते हैं 15वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बचत निर्धारित करता है? यानी कि बचत करने के लिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बचत करने की क्षमता, एबिलिटी टू सेव, ये भी सही है। बचत तभी होगा जब हम बचत करने की क्षमता रखते हैं। अगला है बचत करने की इच्छा, जब हमारी इच्छा होगी तभी हम बचत करेंगे। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बचत करने के अवसर, यानी कि बचत करने का अवसर भी मिलना चाहिए। अब घर में बहुत सारे काम है तो हम अगर उसी में बचत करने लगेंगे, अगर बच्चे को पढ़ाना है उसी समय हम लगेंगे पैसा बचा बचा के उसको पढ़ाने में कमी करने, तो फिर वो उसका गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए बचत करने का अवसर होना चाहिए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आवश्यकता है और हम बचत ही किए जा रहे हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी कि बचत करने के निर्धारित करने वाले कारक हैं बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने का अवसर। अब हम आ जाते हैं 16वें प्रश्न पे। बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? तो ऋण हमें एजुकेशन के लिए भी मिलता है, होम लोन भी मिलता है, मतलब वाहन के लिए भी हमको ऋण मिलता है, चाहे हमें 2 व्हीलर लेना हो, चाहे हमें 4 व्हीलर लेना हो, या फिर किसी भी तरह का कार्य करने के लिए अगर हमें कोई वाहन ऐसा लेना हो जो भार ढोने वाला काम करता है, तो किसी भी तरह का वाहन लेने के लिए हम लोन ले सकते हैं। लेकिन मनोरंजन के लिए कोई लोन नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बैंक मनोरंजन के लिए ऋण नहीं देता है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 17 पे। सजावट गृहिणी के किस गुण को दर्शाती है? तो इसमें हो जाएगा सूझबूझ, सूझबूझ दिखाएगा। जब गृहिणी में सूझबूझ रहेगा तो वो सजावट करते समय भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। सुरुचि और सुदृढ़ता, यानी कि उसके अंदर रुचि होना चाहिए सजावट करने का, ये भी सजावट का एक गुण है। सजावट करने के लिए गृहिणी के अंदर पाए जाने वाला एक गुण है सुरुचि एवं दृढ़ता, सुदृढ़ता।
तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और बी यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिजूल खर्ची ऑप्शन सी दिया है, ये नहीं सही होगा, क्योंकि सजावट करने वाली स्त्रियां, ऐसा नहीं है कि फिजूल बड़े महंगे महंगे ही अगर कोई सामान सजावटी आए तो ही सजावट होगा, नहीं। घर को अगर हमें सजाना है तो हम नॉर्मली अपने घर में पाए जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों से भी हम उसे सजा सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? तो आंतरिक सजावट यानी कि घर के अंदर की जाने वाली सजावट, तो घर के बाहर वाले चीज़ों को हम इस सजावट में नहीं रखेंगे, तो मैदान भी घर से बाहर रहने वाली चीज़ है और पार्क भी घर से बाहर का है, तो ऑप्शन ए और बी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी घर सही होगा, होम ये सही होगा। अब हम आ जाएंगे अगले प्रश्न 19वें पे, उपयोगिता, सुंदरता और अभिव्यक्ति किसके तत्व हैं? तो जब हम गृह सज्जा करते हैं तो भी हम ध्यान रखते हैं कि अगर हम सजावट लगाए हैं तो उसका उपयोगिता भी हो। अब ये नहीं कि अगर हम घर में कोई ऐसा पर्दा लगा दिए हैं जो दिखने में तो सुंदर है, लेकिन जब हल्का सा भी हवा चल रहा है तो वो उड़ रहा है, तो उस पर्दे का क्या मतलब है? पर्दा ऐसा लगाएं कि जो हवा को, बाहर से आने वाली हवा, आवाज़ या इन सारी चीज़ों को रोक सके, इसी के लिए तो पर्दा लगाते हैं, तो उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। बाकी वो सुंदरता यानी कि सुंदर भी दिखना चाहिए, वैसा नहीं कि उसके लिए हम कोई ऐसा भारी मतलब बेढंगा सा कुछ भारी कपड़ा लटका दिए, तो इससे भी नहीं है, उसकी सुंदरता भी होनी चाहिए। और अभिव्यक्ति भी सजावट दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर यानी कि सजावट करने वाली व्यक्ति या महिला के अंदर के मन के भाव कैसे हैं, अगर वह जिन रंगों का प्रयोग कर रहा है उससे उसके मनोभाव को देखा जाता है। तो गृह सज्जा में भी उपयोगिता, सुंदरता और व्यक्ति के तत्व होते हैं, वस्त्र सज्जा में भी होते हैं। और क्योंकि मान लीजिए अगर हम कोई वस्त्र बना रहे हैं, उसकी सजावट कर रहे हैं, तो उस पर पेंटिंग करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि उस पेंटिंग का उस वस्त्र पर उपयोगी है। क्या पता अगर हम डेली पहनने के लिए कोई वस्त्र पर पेंटिंग कर रहे हैं तो उस पर हम ऐसे पेंटिंग करें जो कि क्या हो, वस्त्र को पहनने में भी आसानी से पहना सके। भाई नहीं कि खूब सारा पेंटिंग कर दिए और वो पहनने पे बहुत ज़्यादा चकमक चकमक दिख रहा है तो उसे उपयोगी नहीं लग रहा है। या अगर हम उस पर कोई ऐसी कढ़ाई कर रहे हैं जो उस पूरे वस्त्र पर फैली हुई कढ़ाई है, तो ऐसे भी वस्त्रों पर हमें कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हम रुमाल पर एक बड़ा सा फूल बना दिए, तो वो क्या है, रुमाल से जब भी मुंह पोंछेंगे तो हमें केवल ऐसा लगेगा कि कुछ कढ़ाई हाथ में लिए हैं, हमें तो कपड़ा चाहिए ना पसीना सोखने के लिए। तो इस प्रकार उसकी उपयोगिता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है पुष्प सज्जा। तो पुष्प सज्जा में भी हम उपयोगिता, सुंदरता और व्यक्ति के तत्वों को ध्यान में रखते हैं कि जैसे अगर हमें किसी के यहाँ दुख में जाना है तो हमें अपने साथ हल्के रंग के फूलों के गुलदस्ते को ले जाना चाहिए। अगर हम किसी के यहाँ बहुत अच्छे फंक्शन यानी कि अगर उल्लास के फंक्शन में जा रहे हैं यानी कि जॉयफुल मोमेंट पे जा रहे हैं, तो वहाँ हम डार्क कलर के फूलों का उपयोग कर सकते हैं। अगला है, तो इस प्रकार से इनमें से सभी ऑप्शन डी सही होगा। उपयोगिता, सुंदरता और व्यक्ति किसके तत्व हैं? तो गृह सज्जा के भी तत्व हैं, वस्त्र सज्जा के भी और पुष्प सज्जा के भी। अब हम आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन भौतिक संसाधन है? तो भौतिक संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जिन्हें हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं अपने क्षमता के आधार पे। तो धन भी एक भौतिक संसाधन है, इसे भी हम अर्जित करते हैं। मकान भी हम अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी भौतिक संसाधन हो गया। और ज़मीन यानी कि लैंड यानी कि हम कहीं भी ज़मीन जो खरीदते हैं वो अपने इच्छा या अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीदते हैं, तो ये भी एक भौतिक संसाधन है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो बैंक के पासबुक से हमें खाता धारक का भी विवरण मिलता है, किसका खाता है, उसका लेन देन का भी विवरण होता है। अगर उसमें प्रिंट कराते हैं तो लेन देन का भी विवरण मिलता है, खाते में कितनी राशि शेष है इसका भी विवरण मिलता है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम आ जाएंगे 22वें प्रश्न पे, विभिन्न रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्रश्न 22 का ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। देखिए रंगों को अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के भी होते हैं, 4 प्रकार के भी होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं और 2 प्रकार के भी होते हैं। किसी जैसे मुंसिल के अनुसार रंग आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रांग के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, और ऐसे देखा जाए तो रंग 2 वर्ग में भी होते हैं जैसे गर्म और ठंडा रंग। तो यहाँ हम रंगों को मुख्य रूप से किन भागों में बांटा गया है? तो इसमें हम देखेंगे निर्माण के आधार पर। तो निर्माण के आधार पर रंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रंग और एक होता है
संश्लेषित या कृत्रिम रंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए को हम सही मानेंगे, 2 प्राकृतिक और संश्लेषित रंग। अब अगला हम आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। प्रकाश मानव मन में पैदा करता है। ऑप्शन ए आशा। तो अगर हमारे मान लीजिए कि हमारे कमरे में लाइट जल रही, तो हमें आशा है कि हमको ये काम करना है तो हम उठ के वहाँ से ले लेंगे, ठीक है, आशा है। हम करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर आशा है। लेकिन वही अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या ही आशा करेंगे, अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे, मन भी नहीं करेगा, तो उत्साह में भी कमी हो जाएगी। तो उत्साह भी प्रकाश से ही पैदा होता है, ठीक है, मानव मन में उत्साह भी प्रकाश से ही पैदा होता है। अगला है उल्लास। जब तक लाइट वाइट रहती है तब तक हम अपना कोई भी काम बड़े उल्लास से करते, लाइट भग जाती है तो लगता है कि अब कैसे करें, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश मानव मन में क्या क्या पैदा करता है, आशा, उत्साह और उल्लास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम आ जाएंगे 24वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कर बचत निवेश है। ऑप्शन ए है जीवन बीमा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन सी है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना और ऑप्शन डी सही है इनमें से सभी। तो देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि इनमें से सभी सही होगा, नहीं, ये पूछ रहा है कौन सा कर, न कि कौन सा बचत निवेश है। ये तीनों ही ऑप्शन बचत निवेश हैं, लेकिन कर की बात है। कर एक ऐसी चीज़ है जो सभी पर लगती है, मतलब किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति पे वो टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जीवन बीमा तो क्या है, जो अगर कराएगा तभी उसका लगेगा टैक्स, ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं कराते हैं तो नहीं लगेगा। या स्वास्थ्य बीमा है, हम अगर स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तभी हमें उसका पैसा जमा करना होगा या उसको कर के रूप में जमा करना होगा। लेकिन जो प्रोविडेंट फंड है ये एक ऐसा कर है, ये कर है यानी कि ये आपके सैलरी में से कटने वाला है, ठीक है, कटने वाला हिस्सा है जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा या रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो ये कर है ना कि, और सारी क्या है, बचत के निवेश हैं। जीवन बीमा है, स्वास्थ्य बीमा, ये बचत के निवेश है। लेकिन पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये क्या है, कर है, कर के रूप में हमारी सैलरी में से कटते जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। मानव जीवन में घर का क्या महत्व है। घर हमें सुरक्षा भी देता है, सेफ्टी भी देती है, प्रतिष्ठा यानी कि हमारे प्रेस्टीज में भी वृद्धि करती है और हमें स्थिरता स्टेबिलिटी देती है कि हाँ हमें अब जब घर बन गया तो फिर जीवन भर वहाँ मतलब रहना ही है, आना ही है, जाना ही है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी देती है। तो इस प्रकार से घर हमें, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ये तीनों ही देती है। घर हमें सुरक्षा देती है, प्रतिष्ठा देती है और स्थिरता भी देती है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, इनमें से सभी। अब हम आ जाते हैं 26वें प्रश्न पर। सिक्के जारी किए जाते हैं। तो सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा या गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाबार्ड या सार्वजनिक बैंक या किसी भारतीय स्टेट बैंक, इसमें से नहीं होते हैं। इसका सिक्के जारी करने का कार्य भारत सरकार का होता है, यानी कि भारत सरकार की मोहर से ही ये जारी किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। देखिए प्राथमिक रंग वे होते हैं जो, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला, ये आपके प्राथमिक रंग है। अब इनसे मिलकर बनने वाले रंग द्वितीयक रंग होते हैं। तो इसमें लाल, नीला और पीला प्राथमिक रंग होगा और ये प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक रंग नहीं है, तो ऑप्शन ए हरा सही होगा इसका। अब हम आ जाएंगे 28वें प्रश्न पे। ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का, मान लीजिए हम पैसा जमा किए हैं और उस पर हमको ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज मिलेगा तो वो मुद्रा के रूप में ही तो मिलेगा, और या फिर हमको उस पर लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो वो लाभ भी मुद्रा के रूप में ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौद्रिक आय के रूप में। अब हम आ जाएंगे 29वें प्रश्न पे। द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों से बनता है, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो यह 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2। अब हम आ जाएंगे अपने इस प्रश्न सूची के अंतिम प्रश्न पर। एक वेतनभोगी व्यक्ति की आय होती है, कैसी होती है, निश्चित होती है। ऑप्शन ए सही होगा, निश्चित, यानी कि निश्चित है कि इतनी सैलरी आएगी, ठीक है, ये नहीं कि इस महीने इतना आएगा उस महीने इतना आएगा। अगर कम आता है तो वो भी किन्हीं कारणों से होता है, तो वो भी पता है हमें, निश्चित है कि उतना ही कट के आएगा, ठीक है, और नियमित भी होता है, हमें मंथली या एनुअली या जब भी मतलब क्वार्टरली कहें, जब भी हमें अपनी सैलरी मिलनी होती है मिल ही जाती है।
ये नियमित और मतलब नियमित भी होती है, तो इसलिए सबसे इसका मुख्य या महत्वपूर्ण आंसर होगा ए, निश्चित। ठीक है, फिक्स्ड होती है हमारी सैलरी। चलिए, तो इस प्रकार यह 30 प्रश्न हम सभी के सामने हैं और ये सभी प्रश्न सभी होम साइंस सब्जेक्ट से तैयारी करने वाली, चाहे वो टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रही हो या वे नेट तक के प्रश्न क्वेश्चन में भी ऐसे प्रश्न 2-4 ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आते हैं। तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लीजिएगा। कहीं क्वेरीज होगी तो कमेंट में कमेंट करके आप उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।